is made of thin insulated steel lamination. Such steel laminations are stacked together as shown to form three-phase limbs. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. ओके बच्चों, आई बिलीव कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता चल गई हैं आज, जो कि आपको इससे पहले नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये हमने बात की ट्रांसफार्मर की, और जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे किसी जगह पे एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अगर इनकेस ट्रांसफार्मर के अंदर या ट्रांसफार्मर के फौरन बाद कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये किस तरह से फिर प्रोटेक्ट होगा? इसकी प्रोटेक्शन के लिए वी यूज मीडियम वोल्टेज पैनल, जिसे हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पैनल भी कहते हैं। ठीक है, सो जरा मीडियम बेसिकली स्विच गियर की आप समझ लें कि कैटेगरी में आता है ये। अब ये जरा देखिए कि क्या है, ये इतना बड़ा होता है, इसकी हाइट ही ऑलमोस्ट तकरीबन 6 फीट से ज्यादा होती है। ठीक है, ये होती है इतनी बड़ी कैबिनेट होती है, बहुत बड़ी। इसको जरा देखें, दिस इज कॉल्ड अ मीडियम वोल्टेज पैनल। और मीडियम, अच्छा मजदूर साहब का क्वेश्चन है कि इनसाइड वायरिंग जो है केबल्स पर होती है या बस बार के पर होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज देना, ठीक है। अभी हम इसको जरा देखते हैं, मीडियम वोल्टेज पैनल। इसके अंदर बच्चों एक वीसीबी लगा होता है। ये जो आपके दो किसका माइक खुला हुआ भाई, म्यूट करें सारे, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखिए, दिस इज योर मीडियम वोल्टेज पैनल। इसके अंदर ये एक अपर पोर्शन, एक लोअर पोर्शन है। लोअर पोर्शन में यहाँ पे वीसीबी लगा होगा, जिसको भी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऊपर इसके मीटर सीटी पीटी लगी हुई है, ये पुश बटन हैं या इंडिकेशन लाइट्स हैं। इसके अंदर टर्मिनल ब्लॉक्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये पैनल है, ठीक है। ये बेसिकली ब्राउन कलर की समझ लो तुम, ये बस बार्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारी सीटीपीटीज लगी हुई हैं, और ये तुम्हारे छोटे ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये इनके साथ वायरिंग हुई है। और अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो दीज आर योर सिलेक्टर स्विचेस। ऊपर वोल्टेज करंट एम्पियर मीटर कहलाता है, बराबर में वोल्टेज मीटर कहलाता है। ठीक है, जनरली मीडियम वोल्टेज पैनल जो हैं हमारे पास 3-4 कंपनीज के आते हैं, जो बड़ी कंपनीज है। उसके अंदर आपके पास श्नाइडर, एबीबी, सीमेंस, अभी मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, सीमेंस को आगे देखते हैं। पेल, ये 4 बड़ी कंपनीज है। अब आप ये देखें, ये एबीबी का ब्रेकर लगा हुआ है। दिस इज द वीसीबी जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है। इस वीसीबी से फर्दर ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब ये क्या है सारी चीजें, इसके अंदर एक अर्थ ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले भी लगी होती है। वो क्या होती है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो अब हम जरा एक वीडियो देखते हैं कि ये मीडियम वोल्टेज पैनल सीमेंस का जो है उसका नाम है एनेक्सियर। आप जिस भी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह जाओगे, आपको सीमेंस का ये मीडियम वोल्टेज पैनल जरूर नजर आएगा, जिसका नाम है एनेक्सियर। इसको जरा देखें, ये क्या है, ये क्या करता है, इसके फायदे क्या है। Insulated, type-tested medium voltage switchgear NX Air has been successfully used by utilities and industrial plants for decades. NX Air is designed for a service life of at least 30 years. Maintenance intervals of more than 10 years are guaranteed by using air as an insulating medium and by using maintenance-free switching devices.
Keeping the cable compartment, circuit breaker compartment, and busbar compartment separate ensures maximum service continuity. Switching operations are possible only when the high voltage door is closed. Even switching operations to eliminate faults, such as a cable fault in a specific feeder, can be conducted without isolating the busbar, and thus without interrupting the rest of the distribution system. By way of example, if a cable connection is destroyed during construction work, the affected switchgear panel circuit breaker switches off the fault. The other panels, and thus all other consumers, stay in service. Before repairing the damaged cable, the tripped circuit breaker is racked into the disconnected position. Mechanical interlocking means that the cable can only be earthed afterwards. Once the cable has been repaired, the circuit breaker can be removed from the panel by a service truck for a dielectrical function test on the repaired cable. The positively driven shutters are closed. However, they can be opened manually and independently of each other. The upper shutter stays closed when the lower shutter is opened for a cable test. The busbar is thus covered and touch safe. The repaired cable can undergo a dielectric test without dismantling the primary cable termination and without isolating the busbar. The switchgear is tested for seismic safety and guarantees functional reliability during and after an earthquake. Malfunctions can be caused by internal arcs, for example, by dielectrical faults in transformers, at cable sealing ends, or by tools being forgotten after repairs, and thus leading to downtime. NX Air withstands internal arc faults of up to 50 kA for 1 second. Metal partitions ensure localization of internal arc damage within one compartment, which is beyond standard requirements. This guarantees high availability of the switchgear. The overpressure and the hot internal arc gases are relieved upwards separately from the individual compartments. They are discharged into the switchgear room through absorbers or outside through a pressure relief duct. All of these features, high availability, high reliability, even under adverse ambient conditions, and maximum safety, make NX Air truly extraordinary. Okay, बच्चों, so how was that? This is the medium voltage switchgear, ठीक है, और ये बहुत सारे पैनल्स लगे हुए हैं. आप सबके ऊपर एक देख रहे हैं सीमेंस की रिले लगी हुई है, जिससे वी कॉल इट अर्थ ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले. और आपने देखा कि कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है. जब किसी भी जगह पे जो एमवी केबल है, अगर इन केस के वो डैमेज हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा देता है पूरे सिस्टम को. और उसके बाद जो है वो इसके जो वायर की टेस्टिंग होती है, उन्होंने सर्टेन एक टेस्टिंग की है इसकी, और उसके बाद इसको फिर दोबारा ब्रेकर को वापस निकाल के लगाया. सो यहाँ पे इनकमिंग 11 वोल्ट 11 kV आ रही होती है इसकी इनकमिंग, और जाती है ये फर्दर आगे ट्रांसफार्मर के ऊपर. ठीक है, अब ट्रांसफार्मर तक यहाँ तक हम पहुंच गए. ट्रांसफार्मर के बाद क्या होता है अब हम उसको पढ़ेंगे, जो कि कहलाती है लो वोल्टेज साइड, विच वी कॉल एलवी. यहाँ तक हम एमवी पे बात कर रहे थे, यहाँ पे वो अब हम एलवी पे बात करेंगे. ठीक है, अच्छा, ब्रेकर्स जो है जनरली उनकी कैटेगरी क्या है, वो वीसीबीज होते हैं, जो कि इसके अंदर एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जो कि हाई वोल्टेजेस के लिए होता है. ठीक है, और उसके बाद जो है वो आता है एसीबी. जब जैसे आप लो वोल्टेज साइड पे आते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता है, करंट आपका बढ़ जाता है. ठीक है, तो करंट बढ़ जाता है तो फिर सबसे पहले एसीबी लगा होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको आप कंप्यूटर के साथ भी इंटरफेस कर लेते हैं, और 4000 एम्पियर तक वो जाता है जनरली. एसीबी के बाद फिर आगे एमसीसीबी लगे होते हैं. एमसीसीबी के बाद फिर ऑब्वियसली एमसीबीज लगे होते हैं, जो आपने घरों में देखिए ब्रेकर, छोटे ब्रेकर्स लगे होते हैं. तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन चलती है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर कि अब आगे क्या है हमारे पास. सो यस, देयर आर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी, एमसीसीबी एंड आरसीबी. आरसीबी इज एक्चुअली रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर. ये क्या होता है कि इन केस आप घर में आपने इसको लगा लिया और किसी भी जगह से अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट आता है, या किसी भी जगह से आपको अर्थ लग रहा होता है, लीकेज करंट होता है, समटाइम ऐसा होता है आपको करंट लग जाता है, तो इन दैट केस आपको करंट नहीं लगता, ये वैसे पूरे सिस्टम की वायरिंग को ट्रिप करवा देता है. सो इसे कहते हैं रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर. ठीक है,
और MCCB इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये जनरली जो है वो 1500-1200 तक मैक्सिमम जाता है और ये 63 एम्पेयर से ऊपर आमतौर पे स्टार्ट होता है। बराबर में इसकी MCB है। दिस इज द ACB जिसका भी आपसे मैं जिक्र कर रहा था, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट आपकी लो वोल्टेज पैनल स्टार्ट यहीं से होते हैं। कौन कौन सी कंपनीज का आता है? टेरासाकी का बहुत फेमस है, ABB, श्नाइडर, श्नाइडर, ABB, सिमेंस का भी आता है, लेकिन सिमेंस इतना ज्यादा लगता नहीं है। टेरासाकी जो है बेसिकली देयर इज अ कंपनी जिसका मैंने आपको बताया था, जुबली कॉर्पोरेशन। प्लीज गो टू द वेबसाइट जुबली कॉर्पोरेशन। लड़कियों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क। अगर कोई भी लड़की बच्ची जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है और वो एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है, तो JUBI जुबली कॉर्पोरेशन इज द बेस्ट कंपनी फॉर देम टू वर्क। मैंने मैसेज में टाइप कर दी है, आई वर्क फॉर जुबली कॉर्पोरेशन। मैंने अपने करियर में इस कंपनी में काम किया है एंड आई नो कितनी अच्छी कंपनी है ये। और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय डायरेक्टर HR, हर नेम इज ज़ारा शरीफ। शी इज कैनेडियन ग्रेजुएट और हाईली स्किल्ड और एक्सट्रीमली डायनेमिक खातून है, और वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत पसंद भी करती हैं। लड़कों के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जॉब थोड़ी सी मुश्किल से लगती है क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और सेकेंडली ये उन बच्चों को ज़्यादातर लेते हैं जो कि सोसाइटीज़ वगैरह का पार्ट होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती हैं, थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं, बोल्ड होते हैं, कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत होता है बच्चों के अंदर। तो आई विश कि आप लोग इस कंपनी में काम करें। दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेस फॉर यू टू वर्क और फॉर टूवर्ड्स द लर्निंग। ठीक है। बाय द वे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने वो मेरा जॉब का वेबिनार नहीं लिया, उसकी वजह ये कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। दो बेसिकली वेबिनार्स हैं जो कि जब जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप पे, तो वहाँ से हम उनको स्टार्ट करवाते हैं। जॉब्स और करियर वाला वेबिनार है जिसके अंदर उनकी करियर काउंसलिंग हो रही है। सेकेंडली उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल इंप्रूवमेंट होती है, उनकी आप समझ लो कि उनकी प्रोफाइल इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनकी लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी बनती है। मैमूना पूछ रही है जी, वेयर इज इट लोकेटेड इन पाकिस्तान? डू दे ऑफर इंटर्नशिप? नो, दे डू नॉट ऑफर इंटर्नशिप्स, दे ओनली ऑफर जॉब्स। और सेकेंडली ये हर सिटी में, मैमूना आप कौन से सिटी में पाकिस्तान के, मुझे ये बताइए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, अपना सेमेस्टर मुझे बताइए और आप कौन से सिटी में मुझे बताइए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको ये कौन से वाले सिटी में मिल जाएंगे। ये इनका जो हेड ऑफिस है वो यहाँ कराची में, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस। मैमूना बेटा, यू लिव इन इस्लामाबाद, ठीक है। इनका इस्लामाबाद में भी एक ऑफिस है जुबली कॉर्पोरेशन का। यू गो टू देयर वेबसाइट और जाके इस्लामाबाद ऑफिस को देख लीजिए। वहाँ पे मेरे ख्याल में समी जो था, समीउल्लाह था, जो समी अहमद था, या मुझे नाम नहीं है, जो मेरा कोलीग था वो स्टिल वहीं पे है, अभी भी हेड कर रहा है। और मैमूना, तुम्हें अगर यहाँ जॉब करनी हो तो सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज, आई विल शेयर द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ ज़ारा विद यू, और तुम ज़ारा से बात कर लेना। और आई विल गाइड यू हाउ यू कैन डू दैट। अभी तो आप थर्ड सेमेस्टर में ना, सो डोंट, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से आप कर रही हैं? फास्ट, अच्छा, कॉमसेट इस्लामाबाद से करी। कॉमसेट के बहुत सारे बच्चे, इफ यू सी, वो भी जिमको की इंटर्नशिप का पार्ट थे। इस्लामाबाद कैंपस के भी थे, ज़्यादातर लाहौर कैंपस के स्टूडेंट्स थे हमारे पास अभी कॉमसेट्स के। माशाल्लाह सबकी जॉब्स लग गई हैं। और जुबली कॉर्पोरेशन में अगर आपको जॉब करनी हो तो फिर मैं आपसे ज़ारा की प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, बट अभी इट्स टू अर्ली, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में। सो इट अच्छा है डिफरेंट इंटर्नशिप्स करें ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल और नॉलेज लेवल एनहांस हो जाए। एनीवे, विल प्रोसीड फर्दर। जुबली का जिक्र आया तो क्योंकि मेरी कंपनी है, आई ऑलवेज प्रमोट दिस कंपनी, और अच्छी बातें बच्चों को बताते रहना चाहिए। ओके, सो बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, जब हम लो वोल्टेज साइड पे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लो वोल्टेज साइड पे होता है आपका ब्रेकर। ठीक है। अब चाहे वो MCB है या वो MCCB है, कोई भी है, ब्रेकर को समझना जरूरी है कि ब्रेकर में क्या है। तो अगली वीडियो में हम जरा ब्रेकर को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज अ ब्रेकर एंड हाउ डज इट वर्क। बल्कि वेट, दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रेकर। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? ओके, आई यस बिलीव सर। आपको। ओके,
रुकें, ये ब्रेकर वाली वीडियो नहीं है, ये ब्रेकर से बाद वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखानी थी। सो इससे पहले हम ज़रा वेट करें। नज़र आ रही है बच्चों? Yes, sir. A tiny, interesting device called an MCB protects you and your house from electrical mishaps. This breaker saves you from two situations. First, short circuit, and second, overload conditions. In a short circuit scenario, the MCB trips in less than 3 milliseconds and isolates the internal connections. Let's see how this smart device detects current chaos so quickly and precisely. A simple device called a fuse, which has a low melting point wire, was used for home protection in earlier days. In both the fault conditions mentioned previously, the current spikes up, resulting in overheating and fusing the wire or breaking the circuit. However, every time the fuse would blow, you had to manually replace it. Until you could do that, good luck with the blackout. This commonly occurring situation is why circuit breakers were invented. The circuit breaker is an automatic on-off mechanism that keeps one side of the wire moving and the other fixed. During an electric fault, if the circuit opens wide, we are done with the MCB design. After the fault ends, simply manually turn it on. Before getting more into the MCB design, a small note about the current direction. An MCB gets activated in less than 3 milliseconds, which is way lower than the half cycle time period of an alternating current. So it is okay to show the current flow in a single direction throughout the analysis. Now the question is, how does this system recognize the occurrence of an electric fault? The answer is that it has sensing elements which activates a triggering mechanism. Let's first see how we can design a super quick triggering mechanism which opens wide. A clever mechanism to achieve this objective is shown here. This mechanism has a lever to which a rectangular ring is connected, as shown. The rectangular ring is connected by two springs and a central lever. In this position, both the springs are in a neutral state. When the lever moves up, the bottom spring compresses and the top spring expands. The forces of both these springs are eventually transferred to the lever via the rectangular ring, and this force will be in the upward direction. As you can see, the rectangular ring is initially at a negative offset to the center of the lever. The torque produced by the force acting on the rectangular ring will be in the clockwise direction. If you release the lever in this position, this clockwise torque will bring the lever back to its initial position. However, if you push the lever farther up, you notice anything peculiar about the offset distance? It suddenly becomes positive, which means that after a critical limit, the torque will act on it in a counterclockwise direction. When the MCB is on, this will be the position of the lever. The structure of the MCB will block the lever from rotating further counterclockwise. Now, if an external trigger turns the lever slightly, the torque on the lever suddenly becomes clockwise and the circuit opens wide quickly without the need of an external force. Here, as the operator pushes the lever down, you can see in ultra-slow motion how the mechanism operates in practice. After a small angle, the lever generates its own torque, and then there is no need to apply external force. Now, the only question is, how can we generate this small input trigger or input motion when a fault occurs? The best answer is with an electromagnet. This coil produces magnetic fields proportional in nature to the current passing through them. As the current increases, the magnetic field becomes stronger. Throughout the video, note that in the case of a short circuit, the
the current rises up to 1,000 times in magnitude within milliseconds. This result generates a very strong magnetic field. An iron cylinder and pin is placed inside this electromagnet on a spring, slightly offset from its center. The strong magnetic field pulls the cylinder downward, thus pushing the pin. This tiny movement of the pin is the input trigger of the mechanism, and it leads to opening the circuit, as we discussed earlier. You might be wondering, in normal current flow, why isn't this cylinder attracted down? Well, the force in normal current flow is not high enough to overcome spring tension. Whereas short circuit current can go up to 10 to 100 times the normal current, the force is quite high, so the circuit trips. The danger of fault is not over yet, folks. As soon as the contacts are opened, the current doesn't just stop flowing. The fault current is of large value and will lead to air discharge, or current will flow through the air. It is an amazing to watch and yet hazardous arc. To extinguish the arc, a component called an arc runner or arc chute is used. The arc chute is an arrangement of parallel plates arranged at small intervals. As the contacts separate, the heavy fault current flowing as an arc triggers a huge temperature rise that can cause damage. Therefore, this arc should be killed. Resistance increases with length and decreases with area. Here, we need increased resistance of the current which passes through air, which is why the distance between the contact points is kept high after the circuit opens. Since the air is hot, this arc will be pushed up. Later, the arc is divided into small chunks, thus reducing its area. With increased resistance, the arc dies away at current zero. Now let's see how the MCB prevents the second type of fault, an overload condition. An overload happens if you find yourself using a number of appliances at once. Since all the appliances in our houses are connected in parallel, such a scenario will lead to an increase in current. This is another dangerous scenario which we need to prevent. The current flow during a short circuit rises by 10 to 100 times the rated current, but in overload it only rises 2 to 5 times. You might think that use of a separate electromagnet with lesser operating rating may solve this issue, but it won't. Let's see why. The problem with this new coil for an overload condition is that it will get activated even if you simply start another electrical appliance. Fluorescent tubes, for example, carry an inrush current during startup that maintains for about 10 milliseconds and then goes back to normal. Therefore, using a lower rated electromagnet will cause the breaker to trip unnecessarily when you start electrical appliances. A perfect choice to solve the overload condition is a bimetallic strip. This sensor is a bit slower and offsets inrush currents, as it stays around for only 10 milliseconds. However, it trips the MCB when the overload current maintains for 2 seconds or more. In a bimetallic strip, as the current rises, heat causes the strip to bend slowly. This occurrence pushes a C-shaped lever, and thus the main lever down, and it thereby opens the contacts. The current value at which the bimetallic strip should operate can be varied with this screw, which is only adjusted by manufacturers. We hope you have now developed a good understanding of a miniature breaker. With this precisely designed device, you are safe from electrical disasters. Apart from MCB, we have other breaker types designed for different types of faults. RCD. Okay बच्चों, I believe you have enjoyed this video, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इन डेप्थ चीज़ें समझाई गई हैं कि MCB क्या होता है, MCB में क्या चीज़ें लगी होती हैं। जनरली 2 तरह के फॉल्ट्स आते हैं, एक शॉर्ट सर्किट होता है, एक ओवरलोड होता है। शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक फॉल्ट है। उसकी वजह ये है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस पर्टिकुलर वायर में से सारे का सारा करंट जितना भी वो ट्रांसफार्मर से ड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम, सारे का सारा गुजर जाता है। आग लग जाती है, चीज़ें जल जाती हैं, मतलब आई मीन इट्स अ डिस्ट्रक्शन। अब उसको बचाने के लिए आप एक MCB या MCCB या फिर ACB लगाते। MCB लगता है ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे घर में छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस जैसे फैन है, फैन में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है
तो इतना ज्यादा करंट फैन लेता नहीं जितना उसमें से ऑब्वियसली उस हिसाब से उसमें से गुजरेगा। सो 5-6 एम्पियर का मैक्सिमम ब्रेकर लगाना यहाँ पे इफेक्टिव है। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि जब आप ये ब्रेकर लगाते हैं तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो देयर इज अ स्पार्क, ठीक है। जब स्पार्क होता है तो अब वो स्पार्क जब इसके अंदर होगा तो फिर उस स्पार्क को क्विंच भी करना है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक कुछ वो लगाया हुआ है, एक अरेंजमेंट जिसको सिंक हम कहते हैं या जिसको हम क्विंचर्स कहते हैं, बेसिकली जनरली स्पार्क क्विंचर्स होते हैं, जिसको उन्होंने दिखाया कि उन्होंने लगा के उसको रिजॉल्व किया स्पार्क को। तो शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो उस तरीके से होता है। ओवरलोड में क्या होता है, फिर वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, जब वो हीट अप होती है तो वो जाके स्प्रिंग के साथ जो प्लंजर है उसको ट्रिप करवाती है और वो गिर जाता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक बेसिकली सीटी लगी हुई है, उसमें से जब बहुत ज्यादा करंट गुजरता है तो उसके अंदर से एक प्लंजर बाहर आता है और आके वो हिट करता है और ब्रेकर ट्रिप होता है और साथ साथ एक स्पार्क जनरेट होता है, जिसको वो बेसिकली सीटी के सोलेनाइड है बेसिकली उसके अंदर जो आके उसमें से आके हिट करता है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली एमसीबीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं एमसीबीज पे, हमें अगली वीडियो के अंदर एसीबीज का इंट्रोडक्शन है, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं एसीबीज को समझना तो मैं आपको ये वीडियो ग्रुप पे भेज दूंगा। इसके बाद जो हमें चीज समझनी या देखने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो बाहर ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं वहां से लेकर के एंड तक जो हमारी एलटीज लगी हुई है या जो अरेंजमेंट है, जो जितनी भी सारी अरेंजमेंट है वो किस तरह से चल रही है वो इस वीडियो में आपको नजर आएगी। ये देखना इसके अंदर बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि बाहर जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर या बाहर इसके अंदर एक रिंग माउंट यूनिट आपको नजर आएगा, जो कि आप अगर इस्लामाबाद में, लाहौर में या बहरिया की जितनी भी स्कीम्स है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर घर के सामने या 3-4 घरों के सामने एक रिंग माउंट यूनिट नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं आरएमयू, ठीक है। तो वो उसकी वायरिंग सारी की सारी अंडरग्राउंड हुई है, तो जितनी भी फ्यूचर में अंडरग्राउंड वायरिंग्स हैं या जो आपको नजर आएंगी वो कुछ इसी तरह से आपको नजर आ रही होंगी या नजर आया करेंगी। तो इसको जरा एक नजर देख लीजिए कि रिंग माउंट ट्रांसफार्मर्स से आगे फर्दर चीजें फीड कैसे हो रही होती हैं। रिंग माउंट के बाद एक पूरा कंट्रोल रूम लगा होता है जहाँ पे बहुत सारे एसीबीज के पैनल्स हैं। अच्छा, उन्हीं पैनल्स में कुछ आइसोलेटर पैनल्स हैं, डिफरेंट टाइप के आपको इसमें पैनल नजर आएंगे। यहीं पे आपको एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी नजर आएगा, उसको भी देखिएगा, विद इन द बिल्डिंग वो लगा होता है। सेकेंडली यहाँ पे आपको बस बार्स की अरेंजमेंट नजर आएगी, कुछ एम्प्टी पैनल्स नजर आएंगे जो कि फिलहाल उन्होंने खाली छोड़े हुए, फ्यूचर में अगर किसी जगह पे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत कोर है समझने के लिए कि एलटी या एलवी स्ट्रक्चर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिल्डिंग में किस तरह से होता है। तो हैव अ लुक। In this course, we will take you on a virtual tour to see how electrical power is distributed throughout a building. This is defined as the electrical distribution system. These systems are uniquely comprised of a variety of electrical components to meet specific electrical demands. You will learn the function of each of these electrical components and how it relates to the total operation of an electrical distribution system. In our example, we begin with the utility company supplying 13,800 volts from the road to a utility pole in the parking lot. At the top of this pole, you see 3 transformers. These transformers will step down the 13,800 volts to 4,160 volts. This voltage is transferred down the pole through copper wires that are encased in conduit. This conduit travels underground and enters the oil transformer on the high or primary side of its junction box. Let's look at how the oil transformer works. The junction box receives the incoming power on the high or primary side. It enters the transformer through insulated copper connectors. Notice there are 3 wires. This is our 3-phase system. There are 3 windings, one for each of the wires or phases. The wires are connected to the top of the windings. यही आरएमयू है जिसकी मैं आपसे The बात कर रहा windings था। in this transformer will step down the voltage to 480 volts.
Notice that the incoming wires that are carrying the 4,160 volts are smaller than the wires at the bottom carrying 480 volts. This is because the amperage increases when the voltage is lowered and vice versa. Higher amperage generates more heat and requires larger wires. Wires connecting to the bottom of each winding will then return to the low or secondary side of the junction box. From here, the wires will pass through conduit and travel underground to switchgear for further distribution. The oil in an oil transformer is used for cooling. The core is filled with non-conductive oil. In most cases, mineral oil is used. Traveling through fins cools this oil, which utilizes the conduction process. Usually, there are no pumps in smaller oil transformers. In addition to fins, some larger oil transformers will have exterior fans with thermostats that blow additional cool air over the fins. Oil transformers are placed on a concrete pad and almost always located outside the facility. This is in part due to a high fire risk. What is switchgear? It's the beginning of the electrical distribution system inside the facility located in an electrical room. It is made up of several sections containing switches and/or breakers. The first section receives the incoming power from the oil transformer. The wires are connected to a main breaker, or in this example, they are attached to fuses. The fuses are connected to bus bar. Bus bar is either made up of copper or aluminum. The voltage travels through the bus bar to each section of connected switchgear, energizing each section. Here in our example, we have switchgear that is rated at 2,000 amps. It consists of 5 sections connected together. As you can see, section 1 contains the incoming voltage connected to the main fuses. These main fuses protect the downstream electrical equipment within the switchgear from exceeding 2,000 amps. In the event that more than 2,000 amps are drawn, these fuses will open and disconnect voltage. Section 2 and 3 both contain a draw-out breaker. A draw-out breaker is a large disconnect switch that has a designated amp rating for a specific circuit. These breakers are large and heavy, which require them to be on casters which run on tracks. This allows easy removal for maintenance and repairs. You can see the draw-out breaker in section 2 is connected to the bus bar that is traveling up into bus duct. Section 3 of the switchgear contains the second draw-out breaker. You can see that the bus bar connecting to this breaker is not attached to anything. This is a spare breaker designed for future expansion of the facility. Section 4 contains 6 molded case circuit breakers. These breakers have a lower amp rating than draw-out breakers and are not as heavy. This allows them to be directly bolted to the bus bar. Remember, all breakers have the same function. They are to disconnect voltage when amperage exceeds its maximum rating. The fifth and final section of this switchgear is empty with a solid or blank panel cover. This could be a spare section for future expansion. A blank front does not necessarily imply that the section is a spare. It is important to ask what is the function of this section and is there something in there that needs to be tested. Our draw-out breaker in section 2 is connected to bus duct. Bus duct is a rectangular or square metal enclosure containing bus bar. Its purpose is the same as electrical wire and conduit, but is able to handle larger amp ratings. Bus duct is made up of 10-foot sections. Plugs or connectors are spaced every 2 or 3 feet for the purpose of attaching fused disconnect safety switches, which can then supply voltage to designated areas. In our example facility, you see the bus duct rising vertically to the roof. It passes through an electrical room on each floor. These rooms generally house breaker panels, 1 or more transformers, and/or disconnect switches. Power is then distributed throughout the floor. The bus duct reaches the roof to supply power to HVAC systems through a disconnect. A distribution switchboard, a distribution panel, and a branch circuit breaker panel all have the same functionality.
They can contain many circuit breakers distributing voltage to all areas of the facility. What differentiates them from each other is their amperage rating. Distribution switchboard is an electrical panel with an amp rating between 1,201 and 1,999. A distribution panel has an amperage rating of 401 to 1,200. A branch circuit breaker panel has an amperage rating that is equal to or less than 400 amps. The dry transformer has the same function as an oil transformer. It steps down voltage. The difference is that the dry transformer uses air for cooling instead of oil. As the transformer heats the air inside, cool air is pulled in at the bottom. Heat rises through a natural convection process and exits from the top. Dry transformers generally are used to step down 600 volts or less. Please note that transformers can be used to step up voltage or maintain a certain voltage. In most cases, transformers are used to step down voltage. An automatic transfer switch monitors the incoming power from the utility. बच्चों, what is automatic transfer switch? Automatic transfer switch ये होता है कि अगर इन केस कि आपके पास दो सोर्सेज आ रही हैं बेसिकली, एक वापडा है और एक जो है वो बेसिकली जनरेटर है, ठीक है। तो वापडा जो है इन केस, या वापडा हो गई या के इलेक्ट्रिक हो गई, सो इन दोनों में होता ये है कि आप इसको सिंक करते थ्रू अ सिंक पैनल जिसके साथ एक ATS स्विच लगा होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, ठीक है। तो ये स्विच क्या कर रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली ये सेंस कर रहा होता है कि आपके पास इसको इनकमिंग आ कौन सी रही है। अगर इन केस वापडा आ रही है तो ये आपके जनरेटर से स्विच करवा देगा, और अगर जनरेटर आ रही है तो आपके वापडा से स्विच करा के आपको बेसिकली वो मेन सप्लाई देगा, ठीक है। इसको जरा देखें। If there is an interruption, it will send a signal to start an emergency generator. Once the generator reaches a desired voltage level, the ATS will switch over to the emergency power. There is a slight interruption in power from the time the ATS switches over to the generator from the utility power. In facilities such as data centers and hospitals where uninterrupted power is very important, a battery bank is in place to provide power until the generator is able to supply the correct voltage. Once the power from the utility is restored, the automatic transfer switch will automatically switch back to normal power. This emergency power generally feeds specific circuits. In some cases, it may supply the entire facility, but this is not the norm. In larger facilities with higher emergency demands, you may find several generators along with several automatic transfer switches. Auxiliary power is also stored in a battery bank. A battery bank is located in a designated room with battery racks that have batteries that are connected together. They are being charged 24 hours a day. These batteries are connected together to provide a specific voltage for a certain period of time. ओके बच्चों, यहाँ पे अब ये MCC की बात करें, विच इज़ मोटर कंट्रोल सेंटर्स, वो अभी फिलहाल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सो दैट्स वाई अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये MCC मोटर कंट्रोल सेंटर्स आर द पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो जब इंशाल्लाह आप लोग इंटर्नशिप में आएंगे तो देन वी विल डिस्कस कि मोटर कंट्रोल सेंटर्स क्या होते हैं। वैसे जनरली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, मोटर कंट्रोल सेंटर्स क्या होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मोटर और पंप्स और टरबाइंस, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में हर वक्त यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो उन सब की रिमोट मॉनिटरिंग के लिए वी हैव अ प्रॉपर मोटर कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे तमाम मोटर्स को कंट्रोल करने का जो पैनल है वो मौजूद होता है और मोटर्स का डेटा आ रहा होता है थ्रू VFD एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मोटर कंट्रोल सेंटर। और जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी बच्चे इंशाल्लाह इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर इंडस्ट्री के अलावा जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आप सबका इससे लिंक रहेगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमने थोड़ा सा आगे फर्दर स्टडी करना है कि एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है। सो जनरली एक इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर वी हैव, जैसा हमने देखा, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, रिलेज होते हैं,
रिलेज होती हैं। रिलेज क्या होती है आगे पढ़ते हैं हम। कॉन्टैक्टर्स होते हैं, टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, सीटीज होती है और एनर्जी मीटर्स होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है, बट दीज आर द कोर ऑफ अ इलेक्ट्रिकल पैनल। ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि ये इस वीडियो में हमें इन्होंने क्या दिखाया है। ये कौन सी वाली वीडियो है? In this video, ओके, दीज आर द टर्मिनल ब्लॉक्स। तो सबसे पहले टर्मिनल ब्लॉक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस? ये जो आपको एक स्ट्रिप नजर आ रही है, पट्टी चलती हुई, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिन रेल। ठीक है, ये डिन रेल होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में। ये डिन रेल लगी होगी और उसके ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस माउंट होंगी, जैसा अभी आपको यहाँ नजर आ रहा है। टर्मिनल ब्लॉक्स क्या होते हैं? टर्मिनल ब्लॉक्स रेल के ऊपर लगे होते हैं। इनके अंदर इनकमिंग एंड आउटगोइंग जा रही होती है और ये वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मेनली यूज होते हैं। ठीक है, और इसके बाद वी हैव लाइक रिलेज। रिलेज क्या होती है? रिलेज इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा पढ़ी होती हैं, बट इंडस्ट्रियल रिलेज आर लिटिल बिट डिफरेंट। इंडस्ट्रियल रिलेज थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेज। उसको हम जरा एक नजर देख लेते हैं वीडियो में कि वो किस तरह से होती है, फिर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इफ यू सी राइट साइड पे आपको एक एबीबी का सर्किट ब्रेकर नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे यू विल सी रिले, जो कि बेसिकली जिसके उन्होंने बताया कि रिले बेसिकली डिपेंड करती है, जो उसकी रेटिंग है वो डिपेंड करती है उसकी कॉइल वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो कॉइल वोल्टेज क्या है? बेसिकली 220 वोल्ट एसी इसकी कॉइल वोल्टेज है। अच्छा, कॉइल वोल्टेज डीसी भी हो सकती है, 120 वोल्ट एसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कौन सा लगा हो। राइट, सो आपको जैसे कि पता है कि रिले की कॉइल है, जब आप उसको एनर्जाइज करेंगे तो उसके कॉन्टैक्ट्स मूव करते हैं। सो कॉन्टैक्ट्स में भी बेसिकली क्या होता है? वन इन एंड वन आउट होता है। बेसिकली एक नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। तो इन्होंने ये एक वीडियो बनाई जिसके अंदर ये एक रिले को की कॉइल को बेसिकली कनेक्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर से, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड इनसाइड द पैनल। तो इट्स अ लिटिल बिट, मैं शायद ये कहूंगा कि थोड़ी सी डिटेल्ड है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। हम आगे अभी प्रोसीड फर्दर। बच्चों ग्रुप पे देख लोगे या अभी इसको आप अभी देखना चाहते हैं? सर ग्रुप पे देख लेंगे। ग्रुप में देख लेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ द रिलेज लुक्स लाइक। हमारी कंपनी जो फिनिक्स कॉन्टैक्ट है उसकी रिलेज होती है। रिले के नीचे ये एक बेस होती है जिसके साथ रिले को आप कनेक्ट करके किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर उसकी फिर आप वायरिंग करते हैं फर्दर। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ रिलेज जिसके अंदर अंडर वोल्टेज रिलेज होती हैं, ओवर वोल्टेज रिलेज होती हैं और कंट्रोल रिलेज होती हैं। आप ये बेसिकली दीज आर कॉल्ड मिनिएचर रिलेज, जिसके ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, बट देयर आर सम स्लिम लाइन रिलेज एज वेल। आगे चल के हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब ये जनरली रिलेज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज हो रही थी बिकॉज ये पावर की रिलेज होती है। इन रिलेज में फर्दर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेज। वन इज फ्लैट पिन रिले एंड सेकंड इज राउंड पिन रिलेज। ठीक है, तो राउंड पिन रिले की जो बेस होती है कुछ इस तरह की उसका फेस होगा और फ्लैट पिन की जो रिले है उसकी बेस जो है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, राउंड पिन और फ्लैट पिन रिले में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि उसके अंदर हमें जो राउंड पिन है उसके अंदर करंट ज्यादा मिलता है, फ्लैट पिन के अंदर हमें करंट थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज to turn things on and off that they ओके are बच्चों, made दिस to इज वेरी handle. इंपॉर्टेंट। तुम्हें रिलेज और कॉन्टैक्टर्स के दरमियान फर्क पता होना चाहिए, जो कि तुम इस वीडियो को देख के यू विल हैव एन आइडिया, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, विल डिस्कस। To turn things on and off, we need devices that are switchable by the application of a current or voltage. Electrically, we have transistors and integrated circuits. Mechanically, we have relays and contactors. The main difference between contactors and relays is the loads that they are meant to handle. Contactors are used for loads that have high voltages, high currents, or both. Contactors are used for devices that pass more than 15 amps or loads of more than 3 kilowatts. For lower amounts, ordinary relays are used. In this video, we will go to learn difference between contactors and relays. A contactor is an electrically controlled switch used for switching an electrical power circuit, similar to a relay except
बच्चों थोड़ा सा किसी को आइडिया, अगर कोई अपना मुझे माइक खोल के बता सके कि रिले या कॉन्टैक्टर में फर्क क्या होता है, जर्नल एक बेसिक फर्क क्या है, किसी को आइडिया है? अपना माइक खोल के बता दे या मुझे मैसेज बॉक्स में लिख दे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैसे भी गाइड करना चाहता हूँ, इस वजह से आई एम जस्ट आस्किंग, किसी को आइडिया है रिले या कॉन्टैक्टर में फर्क क्या होता है? सर सबसे पहला फर्क तो लोड का हो गया। जो रिले होती हैं वो मैक्सिमम 6 एम्पेयर्स तक होती हैं और कॉन्टैक्टर जो होती है वो ज्यादा करंट के लिए होती हैं। ओके ठीक है, तुम्हें ये बात कैसे पता है? सर आपने इंटर्नशिप में बताया था। अच्छा तुम इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट हो, ओके ओके ठीक है। ओके इसके अलावा माज के अलावा किसी और बच्चे को पता है भाई ये बात? ओके नहीं पता, इट्स No, ओके sir. बच्चों। जी किसी को पता है? No. नहीं पता है बच्चों। भाई बात ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो तुम्हें सबसे ज्यादा चीज नजर आएगी ना, वो कॉन्टैक्टर्स होंगे और सबसे ज्यादा उड़ते भी यही हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई लोड के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। रिले जो होती है ना वो सिग्नलिंग के लिए यूज होगी, छोटी सी डिवाइसेस को ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज होगी। कॉन्टैक्टर जो है ना ये बड़ी डिवाइसेस को ऑन करवाते हैं और इनकी करंट रेंज बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कॉन्टैक्टर की। आपका जो घर है, घर का जनरली अगर लोड आपका 15 एम्पेयर से ऊपर जाता है ना, तो आप इन केस मिसाल के तौर पे कोई ऐसा आप एक सर्किट बना रहे हैं जहां पे जैसी लाइट चली जाए तो ऑटोमेटिकली किसी और फेज के ऊपर आ जाए वो आपका जो सिस्टम है, तो वहां पे आप क्योंकि घर का लोड 15 या 16 एम्पेयर है, रिले से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्टैक्टर लगाना पड़ेगा। आप कॉन्टैक्टर लगाएंगे जिसकी करंट कैपेबिलिटी स्टार्ट ही 10-15 एम्पेयर से होती है और फिर ये जो है वो 500-600 एम्पेयर तक भी जाते हैं, बड़े कॉन्टैक्टर भी होते हैं। तो कॉन्टैक्टर घर में भी आपको नजर आएंगे, इंडस्ट्री में भी नजर आएंगे। कॉन्टैक्टर की वर्किंग सेम है रिले की तरह, इसकी भी कॉइल होती है, कॉइल एनर्जाइज होती है और उसी तरीके से इसके कॉन्टैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। तो बाकी सारी चीजें सेम है, बट कॉन्टैक्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर द हैवी एप्लीकेशंस। ठीक है इसको ये देखिए। हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है 1000 वोल्ट, और वो जो है ना रिले वो 220 या 250 पे यूज होता है। क्योंकि सर बेसिकली रिले और कॉन्टैक्टर का जो मेजर डिफरेंस है ना वो उसके करंट का है। रिले बहुत ज्यादा करंट हैंडल नहीं कर सकती, 6 एम्पेयर से ऊपर जो है ना तबाह हो जाती है जनरली। तो कॉन्टैक्टर स्टार्ट ही बड़ी रेटिंग से होता है और बहुत पावरफुल होता है कॉन्टैक्टर, तो इसलिए कॉन्टैक्टर्स को यूज किया जाता है। ठीक है इसको फर्दर आप देखें एंड देन विल डिस्कस। Sir, what about the power system? पावर सिस्टम जी सर, जहाँ पे हाई वोल्टेजेस होते हैं करंट आपके नॉर्मली कम ही होते हैं, वहाँ पे जब आपकी ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है आपके पावर प्लांट। हाँ तो वहां पे वो रिले यूज होती है, ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले, वहां ये नहीं यूज होता। सही। We need devices that are switchable by the application of a current or voltage. Electrically, we have transistors and integrated circuits. Mechanically, we have relays and contactors. The main difference between contactors and relays is the loads that they are meant to handle. Contactors are used for loads that have high voltages, high currents, or both. Contactors are used for devices that pass more than 15 amps or loads of more than 3 kilowatts. For lower amounts, ordinary relays are used. In this video, we will go to learn difference between contactors and relays. A contactor is an electrically controlled switch used for switching an electrical power circuit, similar to a relay except with higher current ratings and a few other differences. A contactor is controlled by a circuit which has a much lower power level than the switched circuit. Contactors come in many forms with varying capacities and features. Unlike a circuit breaker, a contactor is not intended to interrupt a short circuit current. Contactors range from those having a breaking current of several amperes to thousands of amperes and 24-volt DC to many kilovolts. The physical size of contactors ranges from a device small enough to pick up with one hand to large devices, approximately a meter on a side. Contactors are used to control electric motors, lighting, heating, capacitor banks, thermal evaporators, and other electrical loads. A relay is an electrically operated switch. Many relays use an electromagnet to mechanically operate a switch.
but other operating principles are also used, such as solid-state relays. Relays are used where it is necessary to control a circuit by a separate low-power signal, or where several circuits must be controlled by one signal. The first relays were used in long-distance telegraph circuits as amplifiers. They repeated the signal coming in from one circuit and retransmitted it on another circuit. Relays were used extensively in telephone exchanges and early computers to perform logical operations. Dear sir, thanks for watching the video. For more updates, please subscribe to our channel. Okay, बच्चों. So I believe now you have some idea कि ये रिलेज और कॉन्टैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है. अब हम जो अपना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर विल स्टडी अ फ्यू मोर कंपोनेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल पे होते हैं, एंड देन वी विल जंप टुवर्ड द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो पैनल्स होते हैं, जो कंट्रोल पैनल होते हैं, देन वी विल जंप टुवर्ड दोस पैनल्स, ठीक है. और वहाँ पे हम थोड़ा सा पीएलसी को डिस्कस करेंगे, सेंसर्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये पीएलसी और सेंसर्स आईओटी के जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कैसे होते हैं, ठीक है. और वही सेंसर्स, क्योंकि उन सेंसर्स और पीएलसीज को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था. सर विल रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन हाँ अवेलेबल होगी, कोई ना कोई बच्चा कर रहा होगा, मैंने लिंक दे दिया था, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है. एनीवे, तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं. आई होप कि मैं नेक्स्ट वीक आपको काफी चीजों में आईओटी की चीजों के साथ इनको लिंक करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. हम उसके बाद जो अगला हमारा वीक है उसके अंदर हम थोड़ा सा आईओटी को फर्दर डिस्कस करेंगे. थर्ड वीक के अंदर ना हम लोग कुछ हार्डवेयर की चीजों को और टूल्स को देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लिंक होते हैं, ठीक है. और बच्चों आई वांट यू टू शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऑन द ग्रुप सो दैट मैं भी आपको ऐड कर लूंगी, आप लोग भी मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर. माय नेम इज मोहम्मद फहद कदीर, मेरी प्रोफाइल आप लोगों को नजर आ जाएगी, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं. आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.